Welcome back to my channel guys. In today's chapter that is Pythagoras theorem, आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज करने वाले। ये साल आपको बोर्ड्स ने सेकंड एक्सरसाइज आपकी टेक्स्ट बुक से इस चैप्टर की निकाल दी है, तो आपको सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करना है। बट मैं जो है दोनों वीडियोस बनाने वाला हूँ। सेकंड एक्सरसाइज का वीडियो सेकंड वीडियो में बनेगा, तो आप ये वीडियो में फर्स्ट एक्सरसाइज की सॉल्विंग देखेंगे। द फर्स्ट एक्सरसाइज इज वेरी इजी। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सारे फॉर्मूलाज एक्सप्लेन किए हैं, जो इन चैप्टर्स के अंदर जितने भी फॉर्मूलाज है वो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करने के पहले आप फर्स्ट वीडियो दैट इज फॉर्मूला का वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको सारे एक्सरसाइज के सॉल्विंग्स इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसके अंदर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होता है। एक हाइपोटेन्यूज होता है, आपकी एक लेफ्ट साइड की साइड होती है, एक राइट हैंड साइड की साइड होती है। ये जो परपेंडिकुलर साइड्स है, ये परपेंडिकुलर साइड्स का जब हम स्क्वायर निकालकर उसे सम करते हैं तो हमें किसका वैल्यू मिलता है? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर का वैल्यू मिलता है। करेक्ट। तो पाइथागोरस थ्योरम में आपको बताया गया है कि इफ दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम अगर ए बी सी है, तो इसके अंदर जब मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा? AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। करेक्ट, दिस इज योर पाइथागोरस थ्योरम। अब यही थ्योरम से हम फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पर जो वैल्यूज दी है क्वेश्चन के अंदर, क्या वो पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई होती है, क्या वो इस ट्राइंगल में हो सकती है। जैसे जो फर्स्ट वैल्यू है वो है 3, 5, 4। आपको फर्स्ट ट्राइंगल में वैल्यूज दी गई है 3, 5, 4। इन तीनों में से सबसे बड़े वाले साइड की वैल्यू क्या है? ये तीनों साइड्स की वैल्यू है। ठीक है, ये तीनों साइड्स की वैल्यू है, जिसमें से 5 सबसे बड़ा नंबर है। और इस ट्राइंगल में अज्यूम करते हो कि अगर हम अज्यूम करते हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम इस पे अप्लाई होता है और ये जो ट्राइंगल है ये पाइथागोरियन ट्राइंगल है, तो ये ट्राइंगल अप्लाई यहाँ पर कब होगा? जब मैं सबसे बड़े वाले साइड, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, इसमें से सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है? ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस सेट 2.1। ठीक है, हम प्रैक्टिस सेट 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो फर्स्ट मेन सब क्वेश्चन है वो सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन में दिया गया है फर्स्ट ट्रिपलेट इज 3, 5, 4। इसमें अगर मैं सबसे लॉन्गेस्ट साइड कंसीडर करता हूं, लॉन्गेस्ट साइड, तो वो कितना है? 5। ठीक है, ये जो लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्राइंगल में, लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज। यानी कि ये मेरा क्या पॉसिबिलिटी, ये क्या हो सकता है? इसके अलावा क्या कोई दूसरी साइड हाइपोटेन्यूज हो सकता है? नहीं, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। बचे हुए कौन से दो साइड्स है? 3 and 4। अगर मैं इनका स्क्वायर निकालूं और इनका स्क्वायर निकालूं, जैसे अज्यूम कर दे कि ये जो 3 है वो ये साइड है, और ये जो 4 है वो ये साइड है, और ये जो 5 है वो ये साइड है, तो क्या ये ट्राइंगल पॉसिबल है? ये ट्राइंगल पॉसिबल है कैसे पता चलेगा? जब ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा यानी कि जब मैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर निकालूंगा और मैं दूसरे दोनों साइड्स का स्क्वायर निकालूंगा, बेसिकली ये फॉर्मूला अगर अप्लाई हो गया तो ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाइड है। तो यहां पर सबसे पहले लॉन्गेस्ट साइड इज 5, तो लॉन्गेस्ट साइड का मैं स्क्वायर निकालूंगा। लॉन्गेस्ट साइड स्क्वायर is equals to 5 का स्क्वायर which is 25। अगर बचे हुए साइड्स क्या है? साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। हम बचे हुए दोनों साइड्स का अगर स्क्वायर करें तो किसका स्क्वायर मिलेगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हमें मिलेगा 9, 4 का स्क्वायर हमें मिलेगा 16। ये दोनों ऐड करके हमें क्या वैल्यू मिल रही है? 25। तो क्या मेरे दोनों साइड्स का स्क्वायर निकालने के बाद, उनको ऐड करने के बाद जो आंसर मिल रहा है वो मेरे लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर से मैच हो रहा है? यस, इसका आंसर भी 25 मिला और ये दोनों साइड्स को प्लस करके भी 25 मिला। तो ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है इस फॉर्मूला को, और ये फॉर्मूला कौन सा है? पाइथागोरस थ्योरम का।
Therefore 3, 5, 4 is a Pythagorean triplet. करेक्ट? तो इसे कैसे लिखेंगे? पहले हम इसे मैं इस तरफ सॉल्व कर रहा हूं, फिर इसे इरेज कर दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. लॉन्गेस्ट साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर. दोनों की जो वैल्यू है वो दोनों वैल्यूज मुझे सेम मिली, इसके लिए वो दोनों इक्वल है. Therefore, by Pythagoras theorem, we can say 3, 5, 4 are Pythagorean triplets. ठीक है, ये है आपका आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का. आपको इसमें दिए गए बाकी के 5 क्वेश्चंस भी सेम मेथड से सॉल्व करना है. ठीक है, ये जो बाकी के 5 सम्स है वो इसी तरीके से आप पहले क्वेश्चन लिखोगे. जो लॉन्गेस्ट साइड रहेगा उसका स्क्वायर निकालोगे, जो 2 साइड्स बच जाएंगे वो दोनों साइड्स का आप स्क्वायर निकाल के उसे प्लस करोगे और दोनों की वैल्यूज को मैच करोगे. अगर सेम है तो हम इसे ऐसे सेम लिख देंगे और फिर नीचे ये स्टेटमेंट लिख देंगे. और अगर ये दोनों सेम नहीं मिला तो हम यहां पर इक्वल टू साइन के जगह पे कट मार्क डाल देंगे, यानी कि नॉट इक्वल. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर. दैट इज व्हाई दिस इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. तो जिसमें मैच नहीं हुआ वो नहीं है, और जिसमें दोनों मैच हो गए वो दोनों पाइथागोरियन, वो सारे तीनों वैल्यूज पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन. ओके, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 काफी इजी है. इसके लिए मैंने यहाँ पर बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है. 3, 5 और 6 सिमिलर मेथड, जैसे मैंने ये 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और इसके पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, सेम तरीके से आप इसके आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे. तो जैसे मैं ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा हम क्वेश्चन नंबर 2 पे पढ़ेंगे. ठीक है, तो देखते हैं वापस. यहाँ पे 4, 9, 12 लिखा है. सबसे लंबा साइड, अगर ये पाइथागोरस थ्योरम इस पे अप्लाई होता है, अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो ये ट्राइंगल 90 डिग्री ट्राइंगल होगा. तो हम अज्यूम करते हैं कि लेट द ट्राइंगल बी राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, अज्यूम करेंगे तो हम प्रूव कर पाएंगे ना कि सेम है कि नहीं है. तो इसको मैंने 12 ये बड़े साइड को ले लिया, 9 मैंने यहां लिख दिया और 4 मैंने यहां लिख दिया. तो अब मुझे क्या आंसर मिलना चाहिए? 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. चलो करके सॉल्व करके देखते हैं. सो हम सबसे पहले लेंगे लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर. कौन है सबसे लॉन्गेस्ट साइड? 12. तो 12 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो क्या मिलेगा? 144. अब हम लेंगे साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर, दैट इज 9 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर. 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81. 4 का स्क्वायर होगा 16. ये दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 1 + 6 7, 8 + 1 9. यहाँ पर आंसर 144 है और यहाँ पर आंसर 97 है. तो मैं क्या लिख सकता हूँ? लॉन्गेस्ट साइड स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू साइड 1 प्लस साइड 2. तो मैं जब यहाँ पर लिखूंगा लॉन्गेस्ट साइड स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू साइन करके उसे कट करना है, इसका मतलब है नॉट इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर. देयरफॉर 4, 9, 12 आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. तो जब आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं मिलता है तो आप उसका लास्ट में स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? इस तरीके से लिखोगे. ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया. लेट्स मूव अहेड एंड सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. सेम तरीके से अब लॉन्गेस्ट साइड कौन है? 74 है. यहां पर मैंने 74 लिख दिया, फिर यहां पर है 70 एंड दिस इज 24. अगर मुझे यहां पर इस ट्राइंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर निकालना है तो मैं लिखूंगा लॉन्गेस्ट साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 74 स्क्वायर. 74 का स्क्वायर कितना मिलेगा मुझे? 5476. 74 मल्टीप्लाई बाय 74 करोगे आपको कितना मिलेगा? 5476. 5476.
यहां पर आपको सॉल्व करके मिलेगा आंसर 5476। अब मैं बाकी के जो दो साइड्स बचे हुए हैं उनका स्क्वायर निकालूंगा, दैट इज साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 70 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। जब मैं 70 का स्क्वायर निकालूंगा तो क्या मिलेगा, 7 7 49 00 प्लस 24 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 576। जब मैं ये दोनों को प्लस करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 5476। क्या मेरा लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर का जो वैल्यू आया है वो साइड 1 स्क्वायर और साइड 2 स्क्वायर से मैच होता है? यस, मैच होता है। इसके लिए ये जो वैल्यूज है वो राइट एंगल ट्राइंगल में हो सकते हैं एंड दैट इज व्हाई दे आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो मेरा लास्ट का स्टेटमेंट कैसा होगा, आंसर 70, 24, 74, या आप क्वेश्चन में से ये लाइंस कॉपी कीजिए, आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ओके, ये ट्रिपलेट राइट एंगल ट्राइंगल में बैठ सकता है, करेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 2 आपको एक ट्राइंगल बनाकर दिया गया है और उस ट्राइंगल में आपको कुछ वैल्यूज दी गई है। जैसे इन ट्राइंगल MNP आपको एंगल MNP 90 डिग्री दिखा हुआ है, NQ इज परपेंडिकुलर टू MP। ये जो NQ बनाया गया है ये इस ट्राइंगल का क्या है, एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड किस पर बनाया गया है, हाइपोटेन्यूज पर। और जब भी एल्टीट्यूड हाइपोटेन्यूज पे बनाया जाता है तो एक प्रॉपर्टी हमारे दिमाग में आती है, जो फॉर्मूला मैंने पहले कराया था, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, जिसमें हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं NQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय MQ मल्टीप्लाई बाय QP। समझ में आ? इसका स्क्वायर इसको और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा। तो यहां पर आपको जो वैल्यूज दिए हैं वो है MQ की वैल्यू। MQ की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 9, ठीक है। सेंटीमीटर नहीं दी गई है, सिर्फ 9 लिखी है तो हम 9 लिखेंगे। अगर सेंटीमीटर नहीं लिखा है, मीटर नहीं लिखा है तो उसके आगे यूनिट्स क्या हो जाएगा, यूनिट्स, 9 यूनिट। इसके बाद दिया है QP का वैल्यू। QP का वैल्यू कितना दिया है, 4। आपको QP की वैल्यू 4 दे दी है और बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ NQ। आपको NQ की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल MNP एंगल MNP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और आगे खाली एक ही चीज एक्सप्रेस करनी है या यहां पर लिखनी है, दैट इज NQ इज परपेंडिकुलर टू MP। NQ इज परपेंडिकुलर टू NP। अब मैं मेरा स्टेटमेंट और फॉर्मूला लिख सकता हूं। देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन मैं लिख सकता हूं NQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू MQ इंटू QP, करेक्ट। देयरफॉर NQ की वैल्यू तो मुझे कुछ दी नहीं गई है तो मैंने NQ की जगह पे NQ स्क्वायर ही लिखा है। MQ के जगह पे आ जाएगा 9 और QP के जगह आ जाएगा 4। जब 9 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 36, तो NQ स्क्वायर की वैल्यू हो गई 36। आपको अगर NQ की वैल्यू निकालनी है तो आप उस तरफ क्या डाल दोगे, रूट, और जब मैं 36 का रूट निकालूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 6। Therefore NQ is equals to 6 यूनिट्स। क्योंकि मुझे क्वेश्चन में सेंटीमीटर नहीं दिया है तो मैं लास्ट में जब आंसर मिलेगा तो मैं लिखूंगा 6 यूनिट्स। आप आंसर लिख सकते हो, नीचे एक स्टेटमेंट लिख सकते हो that the value or the length of NQ is 6 units. Okay, let's move on to question number 3. Question number 3 में भी आपको एक डायग्राम दिया गया है और जब आप ये डायग्राम देखोगे, क्वेश्चन को रीड करोगे तो आपको कुछ वैल्यूज दी गई है। आपको PM की वैल्यू दी गई है 10, आपको QM की वैल्यू दी गई है 8 और बोला गया है आपको QR की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको QR की टोटल वैल्यू फाइंड आउट करनी है और QR की वैल्यू में हमें QM दिया गया है लेकिन MR का वैल्यू नहीं दिया है। MR का वैल्यू अगर हमें मिल जाता है तो हम QM और MR की वैल्यू को ऐड करेंगे तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी,
क्यू आर की। तो हमारा सबसे पहला पार्ट 1 क्या रहेगा, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एम आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एम आर की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगेन दिस ट्राइंगल पीएम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। तो ये जो एल्टीट्यूड इस पे क्रिएट हो रहा है, ये देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्यू आर क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज पे अगर एल्टीट्यूड बनाओगे तो एल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस क्यू एम इंटू एम आर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंड ऑल्सो मैंने बोला था एक स्टेटमेंट लिखने, पीएम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, पीएम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, देयरफॉर पीएम स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यूएम मल्टीप्लाई बाय एम आर। ब्रैकेट में रीजन क्या लिखेंगे हम, बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, करेक्ट। ये आपने यहां पर उसका रीजन लिख दिया। उसके बाद पीएम की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे, पीएम की वैल्यू दी गई है 10, 10 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर। क्यूएम की वैल्यू दी गई है 8 और हमें एमआर की वैल्यू नहीं पता, हमें फाइंड आउट करनी है। 10 का स्क्वायर हो गया 100 इज इक्वल्स टू 8 इंटू एमआर। देयरफॉर ये 8 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 8 उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। दैट इज 100 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल्स टू एमआर। इसे जब हम डिवाइड करेंगे, पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 50/4। फिर हम इसे वापस से 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 25/2। अब जब मैं एमआर की वैल्यू 25/2 लिखूंगा तो 25 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा 12.5। 25 को जब आप डिवाइड करोगे 2 से तो आपको ऊपर आंसर क्या मिलेगा, 12.5। यहां पर एमआर की वैल्यू हो जाएगी 12.5, करेक्ट। आपको क्यूएम की वैल्यू मिल गई 8, एमआर की वैल्यू मिल गई 12.5। आपको जब क्यूआर की वैल्यू निकालनी है तो मैंने आपको बताया क्यूएम और एमआर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर क्यूआर इज इक्वल्स टू क्यूएम प्लस एमआर, करेक्ट। दोनों को प्लस करेंगे, क्यूएम कितना दिया हुआ है, हमें 8 दिया है, एमआर हमें 12.5 मिल गया। हमने 8 और 12.5 को प्लस कर दिया तो मुझे क्यूआर की वैल्यू मिल जाएगी 20.5। एंड बिकॉज मुझे कोई यूनिट दी नहीं गई है, मैं बाहर क्या लिख दूंगा, 20.5 यूनिट्स। दैट इज माय आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3, करेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 4 आपको ट्राइंगल दिया है और इस ट्राइंगल में आपको जो मैंने फॉर्मूलाज वाले वीडियो में 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल के बारे में बताया था, जैसे मैंने बताया था 30 डिग्री के सामने जो साइड होता है वो हमेशा हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज होता है। यानी कि अगर मेरे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 10 होती तो मेरा ये 30 डिग्री के सामने वाला साइड कितना हो जाता, 5, उसका हाफ। ये 20 होता तो ये 10 हो जाता, क्योंकि ये किसके डिग्री के सामने है, 30 डिग्री के सामने। सिमिलरली मैंने आपको दूसरा फॉर्मूला बताया था, साइड ऑपोजिट 60 डिग्री। साइड ऑपोजिट 60 डिग्री में जो साइड होती है वो √3/2 मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेन्यूज होती है, करेक्ट। तो आपको यहाँ पर 2 साइड्स फाइंड करने हैं, साइड आरपी एंड साइड पीएस। साइड आरपी यानी कि ये हाइपोटेन्यूज वाली साइड और पीएस यानी कि ये ऊपर वाली साइड। जब हम आरपी को देखेंगे तो आरपी हाइपोटेन्यूज है और इस ट्राइंगल में हमें एक साइड की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है और वो कौन सी साइड है, एस आर। एस आर साइड कौन से एंगल के सामने है, 30 डिग्री के सामने है। साइड एस आर इज ऑपोजिट टू एंगल 30 डिग्री, यानी कि ये साइड इसका हाफ है और इसका वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया है। अगर ये हाफ है तो ये साइड उसका क्या हो जाएगा, डबल। यानी कि ये 6 है तो ये क्या हो जाएगा, 12। हम इसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते 12, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो आप इस ट्राइंगल को प्रूव करेंगे
दैट दिस ट्राइंगल इज 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल। एक एंगल कितना दिया है आपको, 90, दूसरा एंगल कितना दिया है, 30, तो बचा हुआ जो एंगल है वो कितना डिग्री होगा, 60, क्योंकि ट्राइंगल में तीनों एंगल्स को प्लस करके कितना मिलता है, 180। अगर ये 90 है और ये 30 है तो 90 प्लस 30 विल गिव यू 120, एंड जो बचा हुआ एंगल है वो है 60 डिग्री। तो हम पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल SPR एंगल P is how much, 30 degree, angle S is how much, 90 degree, therefore angle R is equals to 60 degree। ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, रिमेनिंग एंगल, करेक्ट। अगर ट्राइंगल में आपको दो एंगल दिया हुआ है तो आप तीसरा एंगल इजीली फाइंड आउट कर सकते हो ना, 180 में से माइनस करके। तो ये जो 60 डिग्री बचा ये क्या है, रिमेनिंग एंगल। तो अब मैं लिख सकता हूं देयरफॉर ट्राइंगल SPR इज 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल, करेक्ट। यहां पर भी डिग्री है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल है। अब अगर हमें पता चल गया कि ये ट्राइंगल 30, 60, 90 है तो हम इसमें फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं। दो फॉर्मूलाज है, साइड ऑपोजिट टू 30 इज half of hypotenuse, side opposite to 60 is √3/2 into hypotenuse, करेक्ट। तो पहले हम जो वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री के सामने वाला वैल्यू दिया हुआ है तो हम साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लिखेंगे हम साइड ऑपोजिट 30 डिग्री इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेन्यूज, देयरफॉर साइड ऑपोजिट 30 डिग्री कौन है, SR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है इस ट्राइंगल का, PR। SR की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी गई है, 6। तो मैं SR की जगह पे क्या लिख दूंगा, 6 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ PR, और नेक्स्ट स्टेप में ये जो 2 नीचे डिवाइड हो रहा है ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मुझे PR की वैल्यू मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, PR की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6 into 2 which is 12 यूनिट्स। मुझे PR की वैल्यू फाइंड करनी थी, RP की वैल्यू फाइंड करनी थी। PR की वैल्यू अगर 12 है तो RP की वैल्यू वही रहेगी बिकॉज दे बोथ आर द सेम, ठीक है। तो मुझे RP की वैल्यू मिल गई कितनी, 12 यूनिट्स। अब मुझे फाइंड आउट करनी है किसकी वैल्यू, PS की वैल्यू। PS जो है वो किस एंगल के ऑपोजिट में है, ये एंगल मैंने अभी जस्ट प्रूव किया 60 डिग्री, 60 डिग्री के सामने। तो मैं अब सेकंड फॉर्मूला यूज करूंगा, ऑल्सो साइड ऑपोजिट 60 डिग्री इज इक्वल्स टू √3/2 इंटू हाइपो, करेक्ट। देयरफॉर साइड ऑपोजिट 60 डिग्री कौन है, SP, PS इज इक्वल्स टू √3/2 इंटू हाइपो। हाइपो कितना मिला हमें, 12। ये हमें कितना मिल गया, 12। सॉल्व करने के बाद तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा 12। देयरफॉर PS इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2 6 जा 6 को जब मैं √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगा, 6√3। क्या मुझे क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी है, नहीं दी है, तो हमारा आंसर 6√3 पे खत्म हो जाएगा। तो मेरा जो PS का वैल्यू है वो हो जाएगा 6√3 यूनिट्स, और एक वैल्यू हमें फाइंड करना था RP का जो हमें मिल गया 12 यूनिट्स। द आंसर इज वेरी इजी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 इज बेस्ड ऑन द ट्राइंगल 45, 45, 90 डिग्री। अभी यहाँ पर आपको 45, 45 डिग्री लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन आपको ट्राइंगल देखकर समझ में आ जाएगा कि ये ट्राइंगल कौन सा है, 45, 45, 90 है। कैसे, जैसे इस ट्राइंगल में दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है और एक एंगल 90 डिग्री है। जब भी आपको ऐसा कोई ट्राइंगल दिखता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है और जो बाकी के दो साइड्स है वो दोनों साइड्स इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, तो ऑटोमेटिकली बाकी के दो एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एंड दे विल बी 45 डिग्री, 45 डिग्री। क्योंकि अगर ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं एंड दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से दोनों एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो ये एंगल इसे कॉन्ग्रुएंट रहेगा और ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनकी वैल्यूज कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री, 45 डिग्री।
So we can say that triangle ABC is 45, 45, 90 डिग्री ट्राइंगल. एंड फिर हमारा सॉल्विंग चालू होगा. इस क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी क्वेश्चन को सॉल्व करके दिया है, सिर्फ कुछ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करनी है. तो आपने जब 30, 60, 90 सॉल्व किया था तभी आपने किस तरीके से सॉल्व किया, सेम मेथड आपको यहाँ पर अप्लाई होगा. जैसे पहला क्वेश्चन दिया है AB इज इक्वल्स टू BC और यहाँ पर बॉक्स बना के दिया है. ये जो AB इज इक्वल्स टू BC है, ये मुझे क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है या हमने खुद से लिखा है? पहले से दिया हुआ है. इसके लिए यहाँ पर रीजन क्या आएगा इसके पीछे? गिवन. यहाँ पर सबसे पहला रीजन आ जाएगा गिवन. सेकेंड, आपको एंगल BAC, जैसे ही दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं एक ही ट्राइंगल में, तो उसके दोनों एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं. जो पहला एंगल है वो है एंगल A, तो सेकेंड एंगल क्या है? एंगल C. तो इसका नाम हो जाएगा एंगल ACB. करेक्ट. यहां पर आपको रीजन बाजू में अगर बॉक्स दिया है तो आपको यहां पर बाजू में रीजन लिखना है आइसोसेलेस ट्राइंगल. ओके, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम. यहां पर दिया है AB इज इक्वल्स टू BC. जब आपको पता चल गया है कि ये ट्राइंगल 45, 45, 90 डिग्री ट्राइंगल है, तो ये जो AB है और ये जो BC है जो 45 डिग्री के सामने है, ये भी 45 डिग्री के सामने है और ये भी 45 डिग्री के सामने है, और इन दोनों की वैल्यूज हाइपोटेन्यूज से क्या हो जाएगी? 1/√2 मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेन्यूज. तो यहां पर मेरा आंसर आएगा 1/√2 इनटू हाइपोटेन्यूज, एंड दैट हाइपोटेन्यूज इज नथिंग बट AC. नेक्स्ट स्टेप पे मैं यहां पर डालूंगा 1/√2 मल्टीप्लाई बाय √8. अब मैं √8 को और किस तरीके से लिख सकता हूं? क्या मैं √8 को 4 into 2 लिख सकता हूं? ये 4 into 2 मतलब √8. जब मैं इस 4 को बाहर निकालूंगा तो ये 4 बाहर निकल के क्या बन जाएगा? उसका रूट क्या होता है? 2. तो मैं लिख सकता हूं 2√2, यानी कि मैं √8 की जगह क्या लिख सकता हूं? 2√2. तो यहां पर जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैं लिख दूंगा 1/√2 मल्टीप्लाई बाय 2√2. यहां पर ऊपर 2√2 है, यहां पर नीचे √2 है. ये √2 और ये √2 क्या हो जाएगा? कट. 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आपको मिलेगा 2. तो आपको AB और AC की वैल्यू, यहां पे मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं. AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू 2 यूनिट्स. ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज अगेन वेरी इजी. ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 से मिलता जुलता है. जैसे इस क्वेश्चन में आपको पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं. क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर. तो मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर बना लिया और ये स्क्वायर का मैंने एक डायगोनल बनाया, और इस डायगोनल की वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन में? 10 सेंटीमीटर. ओके, अब इस डायगोनल से मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, साइड की वैल्यू निकालूंगा. मुझे ये बताओ, स्क्वायर में चारों साइड्स सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं? ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि इसकी जो लेंथ होगी वही लेंथ इस साइड की भी होगी. और स्क्वायर में चारों एंगल कितना डिग्री होता है? 90. तो अगर हम सिर्फ इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करें, क्या ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है? यस. और ये ट्राइंगल हमारे 5th क्वेश्चन की तरह भी दिख रहा है. दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है. जब मैंने बताया अगर एक 90 डिग्री ट्राइंगल है और उसमें अगर दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो बचे हुए जो दोनों एंगल्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 45. करेक्ट. ये दोनों एंगल्स मेरे 45 डिग्री हो गए. तो अब मैं इस ट्राइंगल को क्या बोल सकता हूँ? दिस ट्राइंगल इज माय 45, 90 डिग्री ट्राइंगल. करेक्ट. इसे लिखेंगे कैसे? पहले इसकी नेमिंग दे देते हैं, A B C D. ओके. इन ट्राइंगल ABC, AB क्या लिखेंगे? साइड AB इज इक्वल्स टू साइड BC. रीजन क्या होगा? साइड्स ऑफ स्क्वायर आर congruent. Therefore, in
ट्राइंगल ABC एंगल BAC is equals to angle ACB is equals to 45 degree. Therefore, triangle ABC is 45, 90 degree triangle. करेक्ट. हमें ये जो ट्राइंगल दिया है, ये ट्राइंगल क्या है? 45, 90 डिग्री ट्राइंगल है. करेक्ट. इस 45, 90 डिग्री ट्राइंगल में अगर मुझे ये दिया है तो ये वैल्यू किस चीज की है? 90 डिग्री के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज. मुझे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 10 दे दी है. इस वैल्यू से मैं क्या इस साइड की वैल्यू निकाल सकता हूँ? यस, डेफिनेटली. सो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर AB is equals to BC is equals to 1 upon root 2 into hypo. एंड हाइपो कौन है आपका इसके अंदर? AC. तो मैं यहां पे लिख सकता हूं AC. करेक्ट. Therefore AB is equals to BC is equals to AC का वैल्यू कितना है? 10. तो ये 10 जब 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 10 अपॉन रूट 2. लेकिन आप नीचे डिनोमिनेटर में रूट 2 नहीं रख सकते, तो आप इसे क्या करोगे? रैशनलाइज करोगे. रैशनलाइज करने के लिए आप ऊपर और नीचे दोनों जगह रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे. आप जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये सब मैं आगे ऊपर की तरफ सॉल्व कर रहा हूं, आपको आंसर मिल जाएगा AB is equals to BC is equals to 10 root 2 upon 2. 10 root 2 upon 2. और जब ये 2 और 10 कट होगा तो 2 1 जा 2 5 जा आ जाएगा. मुझे जो आंसर मिलेगा वो होगा 5 root 2. एंड बिकॉज स्क्वायर में चारों साइड्स सेम होते हैं, मुझे एक साइड की वैल्यू 5 root 2 दे दी, तो ये भी 5 root 2, ये भी 5 root 2, ये भी 5 root 2, और ये साइड एंड ऑल्सो दिस साइड, ऑल द 4 साइड्स विल बी सेम. अब मुझे क्वेश्चन में बोला है साइड की वैल्यू निकालनी है और उसके साथ पेरीमीटर निकालना है. स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड. करेक्ट. हम पेरीमीटर किसका निकाल रहे हैं? स्क्वायर का निकाल रहे हैं. और स्क्वायर में चारों साइड को प्लस करोगे तो आपको पेरीमीटर मिलेगा. एंड क्योंकि चारों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, द फॉर्मूला इज 4 इंटू साइड, दैट इज 4 इंटू 5 रूट 2. ये जो 4 है ये सिर्फ बाहर के नंबर 5 से मल्टीप्लाई हो पाएगा. इसके लिए मेरा आंसर हो जाएगा 20 रूट 2. एंड यहां पर मुझे जो आंसर दिया है सेंटीमीटर में दिया है, तो ये भी आंसर सेंटीमीटर में होगा और जो पेरीमीटर मिलेगा वो भी सेंटीमीटर में होगा. सो पेरीमीटर का आंसर भी आ गया 20 रूट 2. एंड मुझे साइड की वैल्यू भी मिल गई 5 रूट 2. द क्वेश्चन वाज वेरी इजी. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज अगेन इजी. आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिया है. इस डायग्राम में आपको एक 90 डिग्री ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल DEF, जिसमें एंगल F 90 डिग्री दिया है, और F से एक एल्टीट्यूड निकल के हाइपोटेन्यूज की तरफ वापस से एक एल्टीट्यूड 90 डिग्री क्रिएट कर रहा है, यानी कि GF इज परपेंडिकुलर टू ED. इस क्वेश्चन में हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? ज्योमेट्रिक मीन. अगर आपको एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज पे, तो आप इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू EG मल्टीप्लाई बाय GD कर सकते हो. और पहला चीज हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है? EG फाइंड करना है. ठीक है. EG फाइंड करना काफी इजी है. यहां पर हम पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल DEF GF इज परपेंडिकुलर टू ED. ठीक है. ये गिवन है, क्वेश्चन में आपको दिया गया. तो आप यहां पर लिख सकते हो देयरफॉर GF स्क्वायर इज इक्वल्स टू EG मल्टीप्लाई बाय GD. करेक्ट. GF की वैल्यू कितनी दी गई है हेरम? 12 का स्क्वायर. EG का वैल्यू आपको क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड करना है. तो यहां पर मैं
EG का वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि नहीं मिला है। GD का वैल्यू मुझे क्वेश्चन में 8 दिया गया है। 12 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो होता है 144। EG मल्टीप्लाई बाय 8, ये 8 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर आपको EG का वैल्यू मिल जाएगा 144 डिवाइड बाय 8। आप जब 144 को 8 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 18। 8 1 जा 8, 6 बचेगा, 6 यहां पर आ जाएगा, ये बन जाएगा 64। 8 8 जा 64। आपको EG का वैल्यू मिल गया 18। EG का वैल्यू फाइंड करने के बाद अब आपको वैल्यू फाइंड करना है FD का। FD का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? हम ये सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे, इस तरफ राइट हैंड साइड पे, ठीक है। FD किस ट्राइंगल में है? इस छोटे वाले ट्राइंगल में है। इस ट्राइंगल में 90 डिग्री ये है, तो इसके सामने FD जो है वो क्या बन जाएगा? हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, तो मैं अब यहां पर लिखूंगा इन ट्राइंगल DGF, एंगल DGF is 90 डिग्री। Therefore, अगर मैं इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम आई कैन राइट FD स्क्वायर इज इक्वल्स टू GD स्क्वायर प्लस GF स्क्वायर। मुझे जस्ट GD का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, GF का वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस GF का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64, 12 का स्क्वायर होता है 144। जब हम FD का स्क्वायर निकालेंगे तो दोनों को प्लस करके कितना मिलेगा? 208। FD का वैल्यू निकालने के लिए सामने साइड पे हम क्या लगा देंगे? FD इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 208। ये हमें FD का वैल्यू मिल गया, लेकिन इसे हम शॉर्ट करके लिख सकते हैं। वो 208 को हम पहले फैक्टराइज करेंगे। क्या मैं इसे टू इंटू 104, 104 को मैं 52 इंटू मेरे वाले 52 इंटू 4, 4 इंटू 52, ठीक है। FD इज इक्वल्स टू 4 इंटू 52। 4 को जब हम बाहर निकालेंगे तो 4 क्या बन जाएगा? 2। तो जो FD का वैल्यू मुझे मिलेगा 2 रूट 52। क्या हम इसे और ज्यादा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे? 52 को हम किस तरह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? 26 नहीं कर सकते हम, 13 इंटू 4, करेक्ट। हम 52 को और ज्यादा छोटा कर सकते हैं 13 इंटू 4 लिख के, और फिर 4 का रूट हम बाहर निकालेंगे, वापस से 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 52 के जगह मैं और क्या लिख सकता हूँ? 4 इंटू 13, और यहाँ पर जब मैं 2 4 बाहर निकालूंगा तो वो एक 4 बन जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा 13। इसके लिए मेरा FD का वैल्यू हो जाएगा 4 रूट 13। क्वेश्चन में मुझे ये सारी चीजों का यूनिट्स नहीं दिया है, सेंटीमीटर नहीं लिखा है, तो मैं यहां पर लिखूंगा यूनिट्स। आपको FD का वैल्यू मिल गया 4 रूट 13 और EG का वैल्यू आपको मिल गया 18। अब आपको फाइंड करना है EF का वैल्यू। EF का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे। इस बड़े वाले ट्राइंगल में मेरे पास DF का वैल्यू है, GE और GD को जब मैं प्लस करूंगा तो मुझे DE मिल जाएगा। DE का वैल्यू भी है, DE का वैल्यू है, DF का वैल्यू है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम EF का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो थर्ड पार्ट है वो मैं लेफ्ट साइड पे सॉल्व कर रहा हूं, तो ये जो थर्ड पार्ट है फॉर EF वो मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं। सब लोग यहां पर ध्यान देंगे।
इन ट्राइंगल DEF मैं लिख सकता हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम आई कैन राइट DE स्क्वायर इज इक्वल्स टू DF स्क्वायर या FD स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। DE की वैल्यू मुझे कहां से मिलेगी? EG की वैल्यू मुझे 18 मिली थी, तो पूरे DE की वैल्यू कैसे मिलेगी? DE is equals to 18 plus 8 which will be 26। तो ये जो 26 है वो मेरी वैल्यू यहां पर आ जाएगी। therefore 26 स्क्वायर is equals to FD, मुझे FD का वैल्यू मिला है 4√13 EF स्क्वायर। करेक्ट। अब मैं 26 का स्क्वायर निकालूंगा। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 26? 26 multiply by 26, 6 6 are 36, 6 2s are 12, 12 plus 3 15, 2 6 are 12, 2 2s are 4 plus 1 5, and the answer is 676। therefore 676 is equals to 4√13 का जब आप स्क्वायर निकालोगे तो ये स्क्वायर 4 को भी लगेगा और ये स्क्वायर √13 को भी लगेगा। जब ये स्क्वायर 4 को लगेगा तो ये हो जाएगा 16। √13 का जब आप स्क्वायर निकालोगे तो रूट और स्क्वायर कट हो जाएगा, आपको मिलेगा 13 प्लस EF स्क्वायर। EF हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है, ठीक है। 16 इंटू 13 जब आप सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या मिलेगा? 16 मल्टीप्लाई बाय 13, 3 6 18, 3 1 3 plus 1 4, 1 6 6, 1 1 1, 208। आपको ये मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया 208 प्लस EF स्क्वायर यहां पर है 676। ये जो 208 है ये इस तरफ आके 676 के साथ क्या हो जाएगा? माइनस। 676 में से जब मैं 208 माइनस करता हूं तो क्या मिलेगा? फाइंड आउट करो। फोर 468 मुझे EF का स्क्वायर मिल गया 468। यहां से जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो सामने आगे वाले साइड पे क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो EF का आंसर मिल जाएगा रूट ऑफ 468। और जब आप रूट ऑफ 468 को सॉल्व करोगे तो आपको EF का वैल्यू कितना मिल जाएगा? आंसर चेक करो, 6√13। तो मैं यहां पर इरेज कर रहा हूं, आपको ये सॉल्व करना है और आपको EF की वैल्यू लिखनी है। EF इज इक्वल्स टू 6√13 और यहां पर आ जाएगा यूनिट्स, ठीक है। तो आपको तीसरा आंसर भी मिल गया। EF का आंसर हो गया 6√13। तीनों के आंसर्स आपको लास्ट में लिख देने हैं। तो सबसे पहले मैंने ये सॉल्व किया, फिर मैंने दूसरा वैल्यू निकाला FD का, और जब मैंने थर्ड सॉल्व किया तब मैंने थर्ड तीनों के आंसर्स मिल गए और लास्ट में मैं सॉल्यूशन लिख के तीनों की वैल्यूज लिख दूंगा। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है एक रेक्टेंगल के बारे में इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर एंड हुज ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। करेक्ट। आपको लेंथ दिया है तो मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। आप रेक्टेंगल एक ड्रॉ करेंगे, क्वेश्चन में फिगर ड्रॉ नहीं किया है तो आप आपके हिसाब से फिगर को ड्रॉ कर सकते हो। उसको जो नेमिंग है वो नेमिंग आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे यहां पर मैंने नाम दे दिया PQRS। दिस इज माय रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल में मैंने एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया और उस डायगोनल का नाम है PR। डायगोनल QS भी बना सकता हूं, लेकिन मैंने एक ही डायगोनल बनाया क्योंकि यहां पर एक ही डायगोनल का इस्तेमाल करना है। तो मैंने PR को ज्वाइन कर दिया और मेरा डायगोनल बन गया PR। इन दिस क्वेश्चन आपको लेंथ दिया है और ब्रेथ दिया है। लेंथ दोनों साइड का सेम होता है रेक्टेंगल में, ब्रेथ ऑपोजिट साइड का सेम होता है। तो यहां पर अगेन मुझे सिर्फ
इस ट्राइंगल से लेना देना है। तो मुझे जो वैल्यूज लिखने हैं वो मैं सिर्फ इसी ट्राइंगल में डालूंगा। तो सबसे पहला वैल्यू दिया है लेंथ विच इज 35, तो मैंने यहां पर लेंथ 35 सेंटीमीटर लिख दिया एंड द ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल में एक क्वेश्चन था मेरा कि रेक्टेंगल में जो चारों एंगल होते हैं वो चारों एंगल में से ये एंगल कितना डिग्री होता है 90, ये भी होता है 90, ये भी होता है 90, यानी कि चारों एंगल्स रेक्टेंगल के 90 डिग्री होते हैं। यानी कि ये जो ट्राइंगल है ये ट्राइंगल 90 डिग्री ट्राइंगल है। विच ट्राइंगल? ट्राइंगल PQR। तो मैं लिख सकता हूं इन ट्राइंगल PQR एंगल PQR is 90 degree. Therefore, by Pythagoras theorem, अगर मैं इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? PR square hypotenuse square, that is PR square is equals to PQ square plus QR square. Therefore, PR square मुझे नहीं दिया है, मुझे डायगोनल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने यहां पर लिख दिया PR स्क्वायर। PQ स्क्वायर मुझे मिला है 12 का मुझे स्क्वायर निकालना है। QR मुझे दिया है 35 का जब मैं स्क्वायर निकालूंगा तो मुझे क्या आंसर मिलेगा? PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर इज 144, 35 का स्क्वायर क्या होगा? 35 मल्टीप्लाई बाय 35 व्हिच इज 1225। करेक्ट। आप जब 35 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1225। Therefore, PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 4 + 5 हो जाएगा 9, 4 + 2 हो जाएगा 6, 1 + 2 हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1369। अब बताओ 1369 किस नंबर का स्क्वायर है? 37 का स्क्वायर है। इसे जब मैं आगे सॉल्व करूंगा तो मैं लिखूंगा PR is equals to root of 1369। ठीक है, मुझे 1369 का रूट निकालना है। अगर आपको इन केसेस में जब आपको 1369 नंबर मिल गया या कोई बड़ा नंबर मिल गया जिसका रूट आपने कभी लर्न नहीं किया है तो आप उसका रूट कैसे फाइंड आउट करोगे? आप उस नंबर को पहले तो यहां पर एक रूफ बनाओगे ऐसे और उसके नीचे नंबर्स को लिख दोगे और पीछे से आप दो नंबर को पेयर कर दोगे। तो पहले दो नंबर हो गए 69 और सेकंड दो नंबर हो गए 13। अब आपको इसका रूट निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि 1 से स्टार्ट करते हुए कौन सा स्क्वायर 13 के पास आता है। 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का इज 4, 3 का 9, 4 का 16। 16 13 से बड़ा नंबर है तो हम 4 नहीं ले सकते, हम क्या ले सकते? 3। तो 3 3 9, जब हम माइनस करेंगे तो आंसर बचेगा 4 और जब ये नेक्स्ट नंबर नीचे लूंगा तो ये दोनों नंबर साथ में नीचे आ जाएंगे। करेक्ट। ये हमने डिवीजन किया है 8th स्टैंडर्ड में और 9th स्टैंडर्ड में। यहां पर मैंने क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई किया है, यहां पर मैं प्लस भी 3 से करूंगा, मुझे आंसर मिल जाएगा 6 एंड मुझे जो यहां पर नंबर मिला है वो है 469। अब आपको 6 के आगे एक ऐसा नंबर लिखना है जिससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 469 मिले। आपको टेबल्स गो थ्रू करना है। एक तो नंबर है 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 मिलता है एंड सेकंड नंबर इज 7 को जब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 49 मिलता है। 49 में लास्ट में क्या है? 9। तो मुझे लास्ट में 9 चाहिए तो मैं दोनों ट्राई करके देखूंगा। जब मैं 63 लिखूंगा, 63 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 189 और मुझे 469 नहीं मिलेगा। तो मैं यहां पर आगे 67 लिखता हूं। 67 मल्टीप्लाई बाय 7 will give you 67 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 7 49, 7 6 42 एंड वहां पर जब 4 प्लस करोगे तो आंसर आ जाएगा 469। 67 7 469 एंड योर रिमाइंडर इज 0। तो आपको जो रूट मिला है वो है 37, यानी कि 1369 किसका का स्क्वायर रूट क्या है? 37। आपको PR की वैल्यू 37 मिल गई एंड PR इज द डायगोनल ऑफ योर रेक्टेंगल। तो आप लास्ट में आंसर लिखोगे। आंसर द लेंथ ऑफ डायगोनल इज 37 सेंटीमीटर। डायगोनल इज 37
सेंटीमीटर. So the question number 8 was also very easy. अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 मैंने इस वीडियो में नहीं बनाया है बिकॉज क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हॉट्स के क्वेश्चन है, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इजीली सॉल्व करके मैं एक्सप्लेन करूंगा. इन दिस वीडियो वी आर डन विद एक्सरसाइज नंबर 2.1, करेक्ट. एंड इसके अलावा आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हो. आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, एंड ऑल्सो टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड क्लिक ऑन द बेल आइकन. थैंक यू सो मच.